उस सिविल वॉर में रशिया और ईरान को अपनी मदद के लिए बुलाया बशार अल असद ने। और जब ये सूरत हाल यूएस ने देखी तो यूएस और सऊदी अरेबिया उन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने आ गए। तो सीरिया के अंदर जो एक सिविल वॉर थी वो एक प्रॉक्सी वॉर का हब बन गई। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सीरिया में इन्वॉल्व हो गई। 2011 से लेकर 2020 तक ये एक डेडलीस्ट वॉर रही जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और वो अपनी जान बचाकर यूरोप की तरफ जाना शुरू हुए। और यूरोप के अंदर भी एक बहुत सीवियर किस्म का रेफ्यूजी क्राइसिस आया। अमेरिका के विड्रॉ होने के बाद अपेरेंटली बशार अल असद तो मजबूत हुआ, लेकिन अचानक से उसको जवाल कैसे आ गया, इसकी क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हर अरूज को एक जवाल है। जब हम इंसानी तारीख का जायजा लेते हैं तो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमें जमीन बोस होती हुई दिखाई देती हैं। बड़े बड़े हुक्मरान जो समझते थे कि हम रहती दुनिया तक रहेंगे, उनका नामो निशान भी हमें आज नजर नहीं आता। आज इसी किस्म के जवाल की कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज 7 दिसंबर को सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई है और जो सदर हैं सीरिया के बशार अल असद, जो बहुत ताकतवर सदर समझे जाते थे, आज उनको जवाल का शिकार है। और सीरिया का स्टेट मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि शायद वो मुल्क छोड़कर एग्जाइल पर चले गए हैं। तो हम आज की वीडियो में सीरिया में होने वाली सिविल वॉर का जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सीरिया में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसे चलती रही हैं, सीरियन क्राइसिस है क्या, और आज जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई है ये किससे एसोसिएटेड है और इसके पीछे क्या रूट कॉजेज है। सीरियन मुल्क को 1971 ऑनवर्ड्स असद फैमिली रन कर रही है। बशार अल असद के वालिद हाफिजुल असद 1971 में सीरिया के सदर बने और वो एक बहुत ही ब्रूटल और डिक्टेटोरियल सदर थे और उन्होंने सन 2000 तक सीरिया के मामला चलाए। उनकी वफात के बाद उनके बेटे बशार अल असद ने सीरिया के मामला संभाले और वो अपने वालिद की तरह एक बहुत ही अथॉरिटेरियन रूलर थे। सीरिया के अंदर हालात खराब होना शुरू हुए 2010 के बाद। 2010 में अरब रेवोल्यूशन आता है और वो रेवोल्यूशन कई अरब ममालिक को अपनी लपेट में ले लेता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अरब रेवोल्यूशन आया कैसे था। 2010 में सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन्स चलना शुरू हुई कि अरब ममालिक में ये जो तमाम बादशाह और डिक्टेटर्स या वो अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सिविल लिबर्टीज को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इनके होते हुए हमारे मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो रहे, तो लिहाजा हमें इनके खिलाफ कैंपेन चलानी चाहिए और एक बड़े लेवल पर मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने चाहिए। तुनीजिया से ये अरब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये इनकलाब मुख्तलिफ ममालिक में फैलता चला गया। एक दो ममालिक में किसी हद तक प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन बाकी तमाम ममालिक में इसने डिस्ट्रक्शन कॉज की और सीरिया इज वन ऑफ दैम। 2011 के अंदर सीरिया की पॉपुलेशन डायनामिक्स ये थी कि सीरिया में 75% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम थे और 20% जो आबादी थी वो शिया पॉपुलेशन थी। और शियाज में एक सेक्ट है अलावी शिया, जिन्हें एलावाइट्स कहा जाता है। तो ये अलावी शिया सीरिया में बसते हैं। तो बशार अल असद 20% अलावी शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब अरब स्प्रिंग आया और सीरिया के अंदर प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और लोग बशार अल असद के अथॉरिटेरियन रूल से बड़ा तंग थे, वो डेमोक्रेसी के लिए खड़े हुए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए खड़े हुए, तो बशार अल असद ने उसको रंग दिया एक सेक्टेरियन वायलेंस का। और बशार अल असद ने अपने इत्तेहादियों को, खास तौर पर रशिया और ईरान को, ये कहा कि मेरे खिलाफ एक सुन्नियों का एंटी गवर्नमेंट ग्रुप जो है वो खड़ा हो गया है और वो मेरी गवर्नमेंट गिराना चाहता है और आप मेरी मदद के लिए आए। पहले तो बशार अल असद ने जो सिविलियंस निकले थे उस डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए पूरी ताकत का जोर लगाया। जब उन्होंने भी रेजिस्ट किया गवर्नमेंट को, तो एक सिविल वॉर शुरू हुई सीरिया में और उस सिविल वॉर में रशिया और ईरान को अपनी मदद के लिए बुलाया बशार अल असद ने। रशिया और ईरान बशार अल असद को सपोर्ट करने के लिए आए और जब ये सूरत हाल यूएस ने देखी तो यूएस और सऊदी अरेबिया उन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने आ गए। तो सीरिया के अंदर जो एक सिविल वॉर थी वो एक प्रॉक्सी वॉर का हब बन गई। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ईरान, सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका और टर्की जैसे मुल्क सीरिया में इन्वॉल्व हो गए। 2011 से लेकर 2020 तक ये एक डेडलीस्ट वॉर रही जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और वो अपनी जान बचाकर यूरोप की तरफ जाना शुरू हुए। और यूरोप के अंदर भी एक बहुत सीवियर किस्म का रेफ्यूजी क्राइसिस आया। 2016 के एंड पे जब डोनाल्ड ट्रंप पहला इलेक्शन जीते तो उन्होंने कहा कि हम सीरिया से अपनी फौजें निकालेंगे। तो अमेरिका ने पहली दफा 2018 में सीरिया से विड्रॉ करना शुरू किया और 2021 तक जब बाइडन आ चुके थे तो सीरिया में सिर्फ
600 फौजी रह चुके थे अमेरिका के, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस सारी विड्रॉ करनी थी। और फिर हमने देखा सऊदी अरेबिया और ईरान की रिप्रोचमेंट हुई, सुलह आपस में हुई, तो सऊदी अरेबिया भी उस सीरिया के मसले से बाहर चला गया। तो उसके बाद से लेकर सीरिया में रशिया और ईरान के होते हुए बशारुल असद और ताकतवर सदर बन के उभरे। बशारुल असद ने ना सिर्फ उस आर्म्ड रेजिस्टेंस को टैकल किया, उनको सप्रेस किया, बल्कि जो ममालिक बशारुल असद रजीम के खिलाफ लड़ रहे थे उनको भी सीरिया से बाहर निकाला। अब इस पूरे सिनेरियो में हम पहले ये देखते हैं कि अमेरिका, रशिया, ईरान और सऊदी अरेबिया के क्या इंटरेस्ट हैं सीरिया में, वो क्यों लड़ रहे थे सीरिया में। और अब अमेरिका के विड्रॉ होने के बाद अपेरेंटली बशारुल असद तो मजबूत हुआ, लेकिन अचानक से उसको जवाल कैसे आ गया, इसके क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका और रशिया के सीरिया में क्या इंटरेस्ट है। रशिया के सीरिया में दो इंटरेस्ट हैं। रशिया का पहला इंटरेस्ट ये है कि मेडिटेरेनियन सी में रशिया की एक ही मिलिट्री बेस है और वो सीरिया में है, और उस बेस का नाम है टार्टस मिलिट्री बेस। और इसके साथ साथ रशिया की एक एयर बेस भी है सीरिया में जिसका नाम है हमाइम एयर बेस। दूसरा इंटरेस्ट रशिया का यह है कि रशिया चाहता है कि किसी भी तरह से सीरिया और आसपास के ममालिक से यूरोप की कोई गैस पाइपलाइंस ना गुजर सके। अमेरिका ने 2011 में एक पाइपलाइन प्रपोज की थी जिसे कहते हैं कतर टर्की पाइपलाइन, और आप स्क्रीन के ऊपर उसका मैप भी देख रहे होंगे। कतर टर्की पाइपलाइन का जो मैप है आप देख रहे हैं कि कतर से एक पाइपलाइन चलेगी जो सीरिया से होती हुई टर्की जाएगी और टर्की से यूरोप जाएगी। अमेरिका ने यह पाइपलाइन इसलिए बनाई थी कि यूरोप रशिया से गैस छोड़कर मिडिल ईस्ट से कतर से गैस लेना शुरू कर दे। तो रशिया ने इस गैस को सबोटाज करने के लिए अपनी गैस पाइपलाइन बना दी जिसे ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन कहते हैं। ये जो दूसरी पाइपलाइन आप मैप में देख रहे हैं जो ईरान से स्टार्ट होती हुई इराक से गुजरती हुई सीरिया जा रही है और सीरिया से मेडिटेरेनियन सी से गुजरती हुई यूरोप जा रही है। तो इन दो पाइपलाइंस को कहते हैं शिया सुन्नी पाइपलाइंस। अमेरिका जिस पाइपलाइन को सपोर्ट कर रहा है वो सुन्नी ममालिक से गुजर रही है, और जो रशिया जिस पाइपलाइन को सपोर्ट कर रहा है वो शिया ममालिक से गुजर रही है। तो इन दो पाइपलाइंस को आप देख सकते हैं कि ये सीरिया में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दमास्कस में आपस में मिल रही हैं। और दमास्कस और सीरिया के अंदर ये प्रॉक्सी वॉर का होना और अमेरिका और रशिया जैसे ममालिक का लड़ना, वो इस चीज़ की टेस्टिमनी है कि दोनों ममालिक चाहते हैं कि यहाँ से हमारी पाइपलाइन गुजरे और हम दूसरे की पाइपलाइन ना गुजरने दें। ईरान का इंटरेस्ट सीरिया में ये है कि सीरिया के अंदर जो बशारुल असद का रजीम है वो शिया रजीम है, और उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अलाइंस है विद हिजबुल्ला जो कि ऑपरेट करता है लेबनान में, और इनके आपस में अलाइंड इंटरेस्ट हैं अगेंस्ट इसराइल। तो ईरान की ये एक पपेट गवर्नमेंट समझी जा सकती है बशारुल असद की, जिसे ईरान अभी तक सपोर्ट करता आया है। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट, चूंकि सऊदी अरेबिया सुन्नी मुल्क है, वो उन सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो बशारुल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपने अभी तक की सिचुएशन देखी। 2021 में अमेरिका के विड्रॉल के बाद सीरिया की सिचुएशन बहुत चेंज हो गई। रशिया और ईरान वहां पर बहुत ताकतवर हो गए। बशारुल असद को भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब उसको कोई किसी किस्म का चैलेंज नहीं है, और बशारुल असद ने अपना एक ब्रूटल रूल दोबारा से शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि अब जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई है जिसमें बशारुल असद को एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है, वो कैसे स्टार्ट हुई है। 2017 में सीरिया के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप वजूद में आया जिसका नाम था हयात ताहरिर अल-शाम, HTS। ये ग्रुप एक सुन्नी ग्रुप है और इसको अलकायदा सपोर्ट करती है, और टर्की पे भी इल्ज़ाम है कि टर्की भी बशारुल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ इसको सपोर्ट करता है। इस ग्रुप ने 2017 ऑनवर्ड्स बशारुल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस स्टार्ट की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। 7 दिसंबर 2024 को अचानक से इस ग्रुप ने 2 सिटीज़ के ऊपर हमला किया और उनको कैप्चर कर लिया। पहली सिटी है एलेपो और दूसरी सिटी है हामा। ये 2 सिटीज़ सीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सीरिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे 2 सिटीज़ बेस करती हैं। इन 2 सिटीज़ का कैप्चर करना इस ग्रुप का, ये इस चीज़ की गवाही देता है कि आने वाले दिनों में ये दमास्कस तक पहुंच जाएंगे और बशारुल असद को एक बहुत बड़ा चैलेंज देंगे। और कई मीडिया आउटलेट्स इस टाइम पर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दमास्कस के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच चुके हैं और बशारुल असद मुल्क छोड़कर जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा अथॉरिटेरियन रूलर जिसने बड़ी बड़ी सिविल वॉर्स और प्रॉक्सी वॉर्स भी बर्दाश्त की और वो सस्टेन कर गया, तो अचानक से उसको इतना बड़ा सेटबैक कैसे मिला। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह ये कि सीरिया की फोर्सेस 2011 से जंगें लड़ रही हैं
और सीरिया की फोर्सेस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। और उनके एग्जॉस्ट होने के साथ साथ जो सीरिया के अंदर एक नैरो पॉलिटिकल और बिजनेस और जुडिशियल एलीट पाई जाती है, वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वो बशार अल असद से अब जान छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो अब इतनी लंबी जंग से तंग आ चुके हैं। तो पहली चीज़ ये है कि बशार अल असद को जो एक डोमेस्टिक सपोर्ट हासिल थी, एक पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री एलीट की, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई है। दूसरा बड़ा रीज़न, जो ईरान की सपोर्ट थी सीरिया को, ईरान आहिस्ता आहिस्ता अब उस सपोर्ट से पीछे हट चुका है। ईरान को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के लिए बहुत हॉकिश होगी, बहुत ख़तरनाक होगी, और ट्रंप आते ही ईरान पे मज़ीद सैंक्शंस लगाएगा, ईरान की इकॉनमी मज़ीद कमज़ोर होगी और उस कमज़ोर इकॉनमी से अवाम फ्रस्ट्रेट होकर ईरान के रजीम के ख़िलाफ़ खड़ी ना हो जाए। तो इसीलिए ईरान अमेरिका की तरफ अब एक पैसिफिक एटीट्यूड लेकर चल रहा है। एक पैसिफिक, एक दोस्ताना फॉरेन पॉलिसी चाहता है ईरान, एक नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी चाहता है, जहां पर अमेरिका, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन ना ले ईरान को लेकर। तो इसीलिए ईरान अभी से हिजबुल्लाह, हमास और बशार अल असद की सपोर्ट से थोड़ा पीछे हटना शुरू हो गया है। तीसरी रीजन, रशिया की सपोर्ट। रशिया इस टाइम पर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ा है और रशियन फोर्सेस भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं एक लंबी जंग से, और रशिया के ऊपर भी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, एक इकोनॉमिक प्रेशर है, रशिया की आवाम फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो रशिया की जो अटेंशन है वो इस टाइम पर टोटली यूक्रेन की तरफ है, और रशिया कुछ देर के लिए वो सीरिया से अटेंशन को साइडलाइन करना चाहता है। तो ये वो तीन रीजंस हैं जो एक बहुत अच्छे से मालूम थी HTS ग्रुप को, और उन्होंने जैसे ही देखा कि बशार अल असद कमज़ोर पड़ा है, तो उन्होंने धावा बोल दिया सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस टाइम पर एक डेडलीस्ट किस्म की सिविल वॉर चल रही है। इसके साथ साथ अमेरिका ने 2019 में सीरिया के खिलाफ एक कानून बनाया था जिसका नाम था सीजर सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें अमेरिका ने बड़ी सख्त सैंक्शंस लगाई थी सीरिया पे, और उन सैंक्शंस की वजह से भी सीरिया की इकोनॉमी बहुत हर्ट हुई है, जो कि एक और रूट कॉज है बशार अल असद के जवाल का। अब सवाल यह है कि इस सारी सिचुएशन में, जहां पर बड़ी ताकतें भी सीरिया से जा चुकी हैं, सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि सीरिया के अंदर पीस लाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें आज से 2-3 साल पहले, जब ये तमाम ममालिक सीरिया के अंदर लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, इन सब के अपने अपने कंपीटिंग इंटरेस्ट से, अब ये तमाम ममालिक सीरिया से जा चुके हैं। सीरिया के डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वो डोमेस्टिक इश्यूज तमाम एक्टर्स बैठकर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? पहली अपॉर्चुनिटी या वे फॉरवर्ड ये है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, और रेबल और गवर्नमेंट फोर्सेस आपस में बैठकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करें, जिसमें इंक्लूसिव गवर्नेंस हो, जहां पर रेबल ग्रुप्स जिन एरियाज में डोमिनेट कर रहे हैं वो एरियाज वो संभाल लें, जहां पर गवर्नमेंट फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं वो गवर्नमेंट फोर्सेस संभाल लें, और ये मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो लोगों के मसाइल सुनकर उनको हल करने की कोशिश करे। और इसमें जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, जो ग्रेट पावर्स हैं, उनको एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए सीरिया की रिकंस्ट्रक्शन में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, ताकि वो तमाम सीरियंस जिन्होंने अपने मुल्क, अपने घर छोड़कर दूसरे मुल्कों में रिफ्यूज लिया है, उनको वापस रिहैबिलिटेट किया जा सके और सीरिया को दोबारा से एक पीसफुल कंट्री बनाया जा सके। सुनने में ये बहुत से आइडियलिस्ट वे फॉरवर्ड्स हैं, लेकिन इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल हो तमाम एक्टर्स जो इस टाइम पर सीरिया में लड़ रहे हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आप क्या समझते हैं, आप कैसा फ्यूचर देखते हैं इस सीरियन सिविल वॉर का। क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा प्रॉक्सी वॉर में बदल सकती है, दोबारा ग्रेट पावर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, या इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है? मैं नई वीडियो में एक नए करंट इशू के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। बहुत शुक्रिया।